आई थिंक अभी तो मैं पलट के देखता हूँ तो एनसीईआरटी की किताब काफ़ी कंसाइज और काफ़ी अच्छे। सोशल मीडिया में आप कर क्या रहे हैं वो मैटर है। सोशल मीडिया तो बस कम्युनिकेशन का माध्यम है। अब किस देश में कौन प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। पर आपका ओवरऑल कैसा रहा? हाँ, पेपर ठीक हो गया बट सब्जेक्टिव है तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बट लेंदी था। जीएस और यूजुअली लेंदी ही माना जाता है। लेकिन काफ़ी स्कोरिंग रहता है, तो इसके लिए मतलब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसी इसकी करनी चाहिए? इसका स्ट्रैटेजी में यही है कि एग्जाम्पल्स आदमी खूब अपने कलेक्ट करे, जो भी डेली न्यूज़ ही उसमें जो भी मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत ज़्यादा जो एथिकल्स बेसिक आप उसके कॉन्सेप्ट समझ गए अलग अलग एथिकल फिलॉसफीज और स्कूल के, तो उसका उतना लिखने में नहीं यूज़ हो पाता है जितना कि अगर आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए रहेंगे। क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन में डायरेक्ट रहता ही है कि एक्सप्लेन दिस विद इलस्ट्रेशन। सो एग्जाम्पल्स का कलेक्शन करके बिफोर हैंड यू विल हैव, देन यू कैन राइट बेटर। तो जैसे कहीं पर इसकी जो नोट्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो नोट्स वगैरह कुछ फॉलो करने चाहिए या फिर मतलब कहाँ से इसकी तैयारी करनी चाहिए? नोट्स होते हैं बट नोट्स से कंटेंट क्या होते हैं, नोट्स वाले तो सभी लोग ही पढ़ ही रहा है, तो वो मतलब क्लिश टाइप के हो जाते हैं, रिपीटेटिव, और उतना ज़्यादा उसमें एग्जाम्पल वो ओल्ड एग्जाम्पल रहेगा। हर जगह पुराने लीडर्स को ऐसे ही कोट करेंगे। जो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अभी एक महाराष्ट्र का एएसआई था राजेंद्र भोसले, सो वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक गर्ल नंबर 166 को खोज रहा था। तो ऐसे जो ये सब रिसेंट अच्छे, और उसको खोज लिया, तो ऐसे जो ये रिसेंट अच्छे एग्जाम्पल्स है जो मतलब किसी के बहुत बहुत अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखा रहा है, वैसे कलेक्शन किए रहेंगे, सो आपके आंसर डिस्टिंग्विश होंगे, अलग लगेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर भी कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं या फिर मतलब ओवरऑल पूरा अलग ही होता है? उतना करंट अफेयर नहीं रहता है बट थोड़ा बहुत रहता है। तो जैसे कि आपको क्या लगता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको मतलब किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, खासकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ताकि यहाँ पर आके टाइम वगैरह वाला कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन वगैरह ना हो? आंसर राइटिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो यही कि केस स्टडीज़ कई बार होते हैं कुछ कुछ बहुत बड़े दे देते हैं और आप उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगा लेंगे। नीचे जो रहते हैं, जो डायरेक्शन रहते हैं, वो बहुत बेसिक डायरेक्शन, तो पहले एक बार नीचे के डायरेक्शन देख लीजिए। हो सकता है कि उतना बड़ा केस स्टडी में आप जो बहुत आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको क्या देखना है उस पैसेज में। सो ऐसे मतलब केस स्टडी में जिससे बहुत टाइम लग जाता है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हम थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आप पास करके यहाँ तक पहुँचे मेंस के लिए, तो मतलब प्रीलिम्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटजी खासकर होनी चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी करने में? प्रीलिम्स के लिए तो प्रीलिम्स थोड़ा सा मतलब उतना स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रखते हैं, थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रीलिम्स में ज़्यादा है उसके पेपर में इन कंपेरिजन टू मेंस। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सब्जेक्ट्स के जो है थ्योरी, उनको पढ़ लीजिए और कॉन्सेप्ट्स को और जो बेसिक उनको पढ़ के फिर और अप्लाई करिए और जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट विल हेल्प। तो आंसर राइटिंग कितना हेल्पफुल होती है? बहुत हेल्पफुल होती है करिए तो। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो मतलब उसको क्या लगता है, किस तरीके से उसकी तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? नहीं, आई थिंक अभी तो मैं पलट के देखता हूँ तो एनसीईआरटी की किताब काफ़ी कंसाइज और काफ़ी अच्छे, बट लाइक इनिशियली मे बी कोई शुरू करे तो उसे लगे कि बहुत शॉर्ट में दिया एक्सप्लेनेशन उसे चाहे, और एनसीईआरटी लगे कि उतना समझा नहीं रहा है। बट अगर आप समझ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट, तब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके एक एक लाइन एनसीईआरटी के इज लाइक वेरी प्रिसाइज एंड परफेक्ट। सो और इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने की जगह एनसीईआरटी पढ़िए, वो ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा जियोग्राफी में और पोस्ट इंडिपेंडेंस में। और इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, दैट विल सफिशिएंट। जियोग्राफी में थोड़ा सा पूछता है बाहर से, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इन सबको केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो जैसे कि करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज होता है, चाहे प्रीलिम्स देखा जाए या फिर मेंस या फिर यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब करंट अफेयर कहाँ से लगभग ज़्यादा चीज़ें कहाँ से तैयार की जा सकती है करंट अफेयर?
एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं, बट कुछ चीज़ें तो बेसिक पूछते ही हैं। पॉलिटी के उतना वेरिएशन नहीं होता है, पॉलिटी का आप बेसिक पढ़ लीजिए। करंट अफेयर का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेंड है नहीं, बट जैसे कुछ कुछ एरिया है, जैसे कि रामसर कन्वेंशन हुआ, और कुछ ट्रेंड फॉलो होते हैं 2-3 साल के लिए। उन सब ट्रेंड को आप देखेंगे तो आप करंट अफेयर में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे अदर एग्ज़ाम्स के लिए जैसे रहता है कि किस देश में कौन प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी में उतना ये सब नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है, रेयरली पूछता है। सो यूपीएससी में ज़्यादा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, पर्सनल व्यक्ति की अवेयरनेस की जगह फैक्ट, सिचुएशन और लाइक क्या हो रहा है। सो वो ज़्यादा अवेयरनेस, पॉलिसी अवेयरनेस और वॉट एवर लाइक बर्निंग इशूज़ इन द वर्ल्ड, सो वो डिबेट पता होना चाहिए। वो चीज़ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं इन कंपैरिजन टू कि फैक्चुअल कि कौन व्यक्ति क्या हुआ, तो उतना है वो नहीं पूछते। जैसे कि हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का कितना मतलब रोल रहता है तैयारी के दौरान? कि सब चीज़ की रोल हो सकती है। इट्स लाइक आप कैसे देख रहे हैं, बहुत कुछ है सोशल मीडिया में, बहुत अच्छी चीज़ें भी है। आपकी निगाह किन चीज़ों पे जा रही है, सोशल मीडिया में आप किस कम्युनिटी सर्किल में हैं, आप किस ग्रुप में हैं, फैशन के पेज फॉलो किए हैं, बॉलीवुड के फॉलो किए हैं, नहीं उतना बेनिफिट। कोई अच्छे पेज फॉलो किए हैं तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ दिखे, अच्छे अच्छे कोट्स दिखे, न्यूज़ दिखे। तो सोशल मीडिया पर से नहीं, मतलब सोशल मीडिया में आप कर क्या रहे हैं वो मैटर है। सोशल मीडिया तो बस कम्युनिकेशन का माध्यम है, उससे आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं ये आप जानें, और वो डिटरमाइन करेगा कि कितना बेनिफिशियल है कि नहीं। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू।